हेलो दोस्तों। उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। अब रीट मेंस एग्जाम में लगभग 1 महीना रहा है और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। इसी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं रीट मेंस के लिए विजय भव मंत्र सीरीज, जिसमें हम आने वाले 30 दिनों में लगातार एक मंत्र आपको देने का प्रयास करेंगे जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाएगा। उम्मीद है आपने ये चीजें पढ़ रखी होगी, तो पढ़ी हुई चीजों को स्थायी करने में यह मदद करेगी। अगर आपने अब तक इन चीजों को नहीं पढ़ा है तो फिर आपको रिटेन करने में मदद करेगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं पहला मंत्र। उड़ान योजना के तहत राजस्थान की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहां लगाई जाएगी? किसकी बात कर रहे हैं हम? राजस्थान में उड़ान योजना के तहत पहली सैनिटरी पैड यूनिट लगाई जा रही है। कहां पे लगाई जा रही है? तो ये वीरवाड़ा गांव में लगाई जा रही है। कहां पे? वीरवाड़ा गांव। और वीरवाड़ा गांव कहां पे है? तो ये अपने सिरोही जिले में है। तो राजस्थान की पहली सैनिटरी पैड यूनिट जो उड़ान योजना के तहत लगाई जा रही है वीरवाड़ा गांव में लगाई जा रही है, और ये कहां पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है। आईएम शक्ति उड़ान योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर 2021 में। 19 दिसंबर 2021 को आईएम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी। और पहले चरण में कितने करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया था? तो पहले चरण में 200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान किया गया था। ठीक है। इस साल पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो राजस्थान की शान अवनी लेखराज जी को यह पुरस्कार दिया गया। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो अवनी लेखराज जी का संबंध है जयपुर जिले से। और ये कौन सा खेल खेलती है? तो ये पैरा निशानेबाज है। क्या है? पैरा निशानेबाज। पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड तो इनको मिला। साथ ही राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, इनकी ब्रांड एम्बेसडर भी है। कौन? अवनी लेखराज जी। और राजस्थान सरकार क्या कहती है इनके बारे में? तो राजस्थान सरकार ने कहा कि आपकी सफलता अन्य बालिकाओं को जीवन में हार नहीं मानने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो वाकई देती है। किस प्रकार से उन्होंने मुश्किलों से लड़के किस प्रकार से विजय प्राप्त की है, ये हम सब के लिए प्रेरणादायक है। राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन कहां किया गया? राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव, तो इसका आयोजन अलवर में किया गया। कहां पे? अलवर जिले में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही एक ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन भी किया गया। कितने करोड़ का है ये कोष? तो ट्रांसजेंडर उत्थान कोष है ये 10 करोड़ रुपए का है। कितने करोड़ का है? 10 करोड़ का है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। और इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो श्रीमती शकुंतला रावत जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। शकुंतला रावत जी राजस्थान की उद्योग मंत्री है। ठीक है ना? तो राजस्थान की उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में? तो श्रीमती शकुंतला रावत जी है, ये राजस्थान की उद्योग मंत्री है। राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया। तो राज्य स्तरीय कला उत्सव है तो ये याद रखना आवश्यक है। तो कहां आयोजित किया गया? तो ये मंडोर में आयोजित किया गया राज्य स्तरीय कला उत्सव। और मंडोर कहां पड़ता है? जोधपुर में। और इस कला उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे जो शिक्षा मंत्री है बीडी कला, इन्होंने इस राज्य स्तरीय कला उत्सव का उद्घाटन किया। राज्य का पहला स्वचालित रोपवे कहां पे? मैं राजस्थान के पहले रोपवे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राज्य के पहले स्वचालित रोपवे की बात कर रहा हूं। तो पहला स्वचालित रोपवे होगा अन्नपूर्णा माता रोपवे। कौन सा रोपवे? अन्नपूर्णा माता रोपवे। कहां पे है अन्नपूर्णा माता रोपवे? तो ये जयपुर में है। जयपुर में कहां? तो जयपुर में जो खोले के हनुमान जी मंदिर है उस परिसर में अन्नपूर्णा माता मंदिर रोपवे बनाया जाएगा। जयपुर में इससे पहले कोई रोपवे है क्या? बिल्कुल है। कहां पे? तो जो अपने सामोद का हनुमान मंदिर में जो रोपवे बना हुआ ना, ये पहले से बना हुआ है। इस प्रकार जो अन्नपूर्णा माता मंदिर रोपवे होगा जो खोले के हनुमान मंदिर परिसर में बनाया जाएगा, ये जयपुर जिले का दूसरा रोपवे होगा। राजस्थान में और कौन कौन से रोपवे हैं? तो सबसे पहले रोपवे का नाम आते ही हमारे मन में क्या आता है? सुंदा माता रोपवे। और सुंदा माता रोपवे कहां पे है? ये है जालोर में। इसकी विशेषता क्या है कि राजस्थान का पहला रोपवे, ये तो एक बात होगी। साथ ही साथ ये राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे। कितना बड़ा है? तो देखो ये 800 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? सुंदा माता रोपवे 800 मीटर लंबा रोपवे है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 2006 को सुंदा माता रोपवे का निर्माण हो गया था। कब? यानी 2006 में ही इसका निर्माण हो गया था।
उसके बाद में और कौन कौन से रोपवे हैं? तो एक है करणी माता रोपवे। कहां पे है करणी माता रोपवे? ये उदयपुर में। और ये कब बना था? ये 2008 में बना था। उसके बाद में एक रोपवे है सावित्री माता रोपवे। सावित्री माता रोपवे कहां पे है? ये पुष्कर में है। और पुष्कर कहां पड़ता है? ये अजमेर में है। और इसकी लंबाई कितनी है? 700 मीटर। सुंदा माता वाले की 800 मीटर। तो इस प्रकार जो सावित्री माता मंदिर रोपवे है ये राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा रोपवे है। उसके बाद में एक सामोद का वीर हनुमान मंदिर रोपवे है और इसकी लंबाई कितनी है? ये 400 मीटर लंबा है। और जयपुर में जो चोमू वाला क्षेत्र है वहां पे सामोद के वीर हनुमान मंदिर है, वहां पे ये रोपवे बनाया गया है। इसके अलावा एक नीमच माता मंदिर रोपवे का नाम भी आता है। ये कहां पे? तो ये उदयपुर में। कहां पे है? उदयपुर में। तो उदयपुर में कितने रोपवे हो गए? एक तो मनसापूर्ण करणी माता रोपवे हो गया, एक दूसरा नीमच माता मंदिर रोपवे बन रहा है। ये फतेह सागर झील है ना, उसके किनारे है। और ये कितना लंबा होगा? ये 450 मीटर लंबा होगा। और अगर आप नीमच माता मंदिर रोपवे जाते हो तो आपको जेब में कितने रुपए लेके जाने पड़ेंगे? 100 रुपए तो लेके जाना, ताकि आप रोपवे का आनंद ले सको। और अब बात करेंगे हम राजस्थान में पंचायती राज मंत्रालय के तहत जो योजनाएं संचालित है उसकी। तो पहले हम बात करेंगे केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं और उसमें केंद्र राज्य का योगदान कितना, ये देखेंगे। तो पहली योजना देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? NRLM कहते हैं। ये योजना कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये योजना 2010 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई? 2010 में। और इसमें केंद्र राज्य का अनुपात कितना है? तो इसमें 60% हिस्सा तो केंद्र देता है और 40% हिस्सा कौन देता है? राज्य देता है। ठीक है, बजट की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये तो परिवर्तित होता रहता है, लेकिन हम कितना हिस्सा है और कब ये योजना शुरू की गई ये जरूर देखेंगे। साथ ही अगर किसी योजना में बहुत ज्यादा बजट दे रखा है तो वो वाला हम देख लेंगे कितना है। उसके बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा कहते हैं ना, महात्मा गांधी नरेगा कह सकते हैं, मनरेगा कह सकते हैं। कब की योजना है? तो ये 2005 की योजना है। और इसमें अनुपात कितना है? इसमें अनुपात है 75-25 का। कितना अनुपात है? 75-25 का। अब ये देखो, राजस्थान में ज्यादातर योजनाएं उसमें 60% हिस्सा तो केंद्र का होता है और 40% हिस्सा राज्य का होता है। लेकिन कुछ योजनाएं हैं जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होता, तो हमें वो वाली योजना स्पेशली ध्यान रखनी है। तो देखो, जो मनरेगा योजना, इसमें केंद्र का कितना हिस्सा है? इसमें केंद्र 75% दे रहा है और राज्य 25% दे रहा है। ठीक है ना, इसमें 60-40 वाला नहीं है। उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कौन सी? ग्रामीण। ये कब शुरू की गई? ये 2016 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 2016 में। और इसमें जो अनुपात कितना है? तो इसमें 60-40 का रेशियो है। और इसमें कितना, मतलब फंडिंग कितनी की गई है? तो 3700 करोड़ की फंडिंग की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 की, 60-40 का रेशियो। बाद में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम MPLAD कहते हैं ना, MP लाड कहते हैं। तो ये 1993-94 की योजना है। कब की योजना है? 1993-94 की, काफी पुरानी योजना है। और इसमें सारा पैसा कौन देता है? केंद्र सरकार देती है, यानी राज्य सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं होता। सांसदों को अपने क्षेत्र विशेष में कार्य करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो फंडिंग की जाती है उस योजना का नाम क्या दे रखा है? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और ये 1993-94 की योजना है और इसमें 100% पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये कब की योजना है? ये 2014 की योजना है। कब की योजना है? 2014 की योजना है। कौन सी? सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 की योजना है। बाद में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्या नाम है? सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब की योजना है? 1993-94 की योजना है। और इसमें भी जो केंद्र राज्य अनुपात कितना है? 60-40 का है। उसके बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन है, ये 2015-16 की योजना है। कब की है? 2015-16 की योजना है। और उसमें केंद्र राज्य अनुपात कितना है? तो 60-40 का अनुपात है इसमें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन में केंद्र राज्य का अनुपात कितना है? 60-40 का अनुपात है। और उसके बाद में DRDA प्रशासन योजना, DRDA प्रशासन योजना, ये 1999 की योजना है और इसमें भी 60-40 का रेशियो है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं कौन सी योजना कब की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010 की, जिसे हम NRLM कहते हैं। मनरेगा 2005 की। प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 की।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94 की, जिसमें 100% हिस्सा केंद्र का होता है। उसके बाद में सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 की, उसके बाद में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94 की, और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015-16 का, और DRDA प्रशासन योजना 1999 की। और इसमें जो स्पेशल जो दे रखा है केंद्र राज्य का अनुपात वित्त पोषण का, वो एक तो मनरेगा में 75-25 है, यानी 3 रुपए देता है केंद्र, 1 रुपए देता है राज्य। इसके अलावा जो MP लाड है उसमें 100% हिस्सा केंद्र का होगा। ऑब्वियसली बात है कि जो MP है तो केंद्र का हिस्सा ही होगा। अब हम देखेंगे जो पंचायती राज, ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित जो राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं वो कौन सी हैं। तो देखो, पहले विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिस प्रकार से MP लाड है ना, उसी प्रकार से विधानसभा में MLA लाड योजना चलाई जा रही है। ये कब से चलाई जा रही है? तो ये सन 2000 से चलाई जा रही है। कब से? सन 2000 से। ठीक है, और क्योंकि राज्य सरकार की योजना है तो इसको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, ये सारी ही राज्य सरकार ही फंडिंग की करेगी, केंद्र इसमें फंडिंग करेगा नहीं, तो इसमें लेकिन ये हमें ये जरूर ध्यान देना है कि कौन सी योजना केंद्र प्रवर्तित है और कौन सी राज्य सरकार द्वारा ही प्रवर्तित है। तो देखो, एक है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कब की है? 2014-15 की। कोई सी भी एक योजना दे देंगे और पूछेंगे कि ये योजना कौन से साल की है। आ रहा है ना, CET की चारों पारियों में ये प्रश्न आया हुआ है, बाकी पिछले 10 एग्जाम में देख लो, 10 में से 9 में ये प्रश्न जरूर आया हुआ है। तो आपको इनसे गुजर के जाना है, इनको मिस नहीं करना है। स्वविवेक जिला विकास योजना, योजना का नाम क्या है? स्वविवेक जिला विकास योजना कब की है? 2005-6 की है। स्वविवेक जिला विकास योजना 2005-6 की है और राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2005-6 की योजना है और सबसे हॉट मतलब योजना है एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ रहा है। तो ये 5 की है। और डांग क्षेत्रीय विकास योजना की तरह ही मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ये भी 2005-6 का है। ठीक है ना, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब का है? 2005-6 का है। ठीक है, डांग और मगरा मतलब मंगर में डांग पड़ी कब पड़ी? 2005-6 में पड़ी। और मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब का है? ये 1986-87 का है, यानी थोड़ी पुरानी योजना है। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम ये भी राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है, 1986-87 की योजना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए कि पंचायत समिति का जो सचिव होता है, पंचायत समिति का जो सेक्रेटरी होता है वो कौन होता है? प्रधान होता है, उप प्रधान होता है, विकास अधिकारी होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है। तो जो प्रधान और उप प्रधान ये तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सचिव कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है, तो विकास अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी में से कोई होगा। ठीक है, अब ग्राम विकास अधिकारी तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, तो पंचायत समिति का सचिव कौन होगा? तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, विकास अधिकारी। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं वर्तमान में? राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो राजस्थान में 11,283 ग्राम पंचायतें। कितनी है? 11,283 ग्राम पंचायतें। ठीक है, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन, राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला वो भी किसके द्वारा आयोजित? सरस के द्वारा आयोजित। इसका उद्घाटन कहां किया गया? तो ये जयपुर में उदयपुर में आयोजित किया गया। सॉरी, कहां पे आयोजित किया गया? उदयपुर में। कौन सा मेला है? सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। तो कहां पे किया गया? तो अपने उदयपुर जो जिला है वहां इसको आयोजित किया गया। दिव्यांग सशक्तिकरण पुरस्कार 2022, दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण करने के लिए जो जिला सबसे अच्छा कार्य कर रहा है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ जिला का अवार्ड ये अलवर जिले को दिया गया। ठीक है, कौन से जिले को? अलवर जिले को। और अलवर जिले के जो जिला कलेक्टर है श्री जितेंद्र कुमार सोनी साहब, इनको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने यह पुरस्कार दिया था। किसने दिया था? द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया। किसे? जितेंद्र कुमार सोनी जी को। ठीक है, और किस जिले को मिला है? तो यह अलवर जिले को मिला है। राजस्थान में ई फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है और सबसे पहले ई फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाला कलेक्ट्रेट कौन सा है? तो सबसे पहले राजस्थान में ई फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाला जो कलेक्ट्रेट है वो है जयपुर कलेक्ट्रेट। कौन सा है? जयपुर कलेक्ट्रेट। तो प्रश्न आए कि राजस्थान में ई फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाला पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या होगा? जो हमारी कैपिटल है जयपुर। बाल वाटिका ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चूंकि आपकी एग्जाम सीधी सीधी शिक्षा से जुड़ी हुई है तो आपको इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो बाल वाटिका की शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा? जो 3 साल के बच्चे हैं या 3 साल से ज्यादा के बच्चे
ज्यादा उम्र के बच्चे हैं उनको बाल वाटिका में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें 5 दिन उनको पढ़ाई करवाई जाएगी। कितने दिन? सप्ताह में 7 में से 5 दिन, और प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाया जाएगा। कितने दिन, कितने टाइम? 4 घंटे उनको मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी। पढ़ाया तो क्या जाएगा इतने छोटे बच्चों को। और एक बाल वाटिका में 25 स्टूडेंट रखे जाएंगे। कितने रखे जाएंगे? इस प्रकार एक एक पॉइंट को देख लेना है। छोटी सी मतलब बाल वाटिका वाला जो पॉइंट है ना, 5-7 बिंदु होंगे, उसमें एक एक पॉइंट को हमें ध्यान से देख लेना है। 5 दिन की पढ़ाई होगी, 4 घंटे रोज होगा। एक बाल वाटिका में कितने स्टूडेंट होंगे? तो 25 स्टूडेंट होंगे। पायलट प्रोजेक्ट कहां चलाया जा रहा है ये अहम है। तो पायलट प्रोजेक्ट है ना वो उदयपुर, अजमेर और जयपुर में चलाया जा रहा है। कहां पे? पहले उदयपुर, उदयपुर से अजमेर आओ, अजमेर से जयपुर आ जाओ, है ना। और ये जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं ना, यहां इन्हीं के प्रांगण में ये बाल वाटिकाएं मतलब शुरू की जाएगी। ठीक है, तो बाल वाटिका क्लियर हो गया। 3 साल से अधिक आयु के बच्चे 5 दिन एक सप्ताह में 4 घंटे रोज, एक बाल वाटिका में 25 बच्चे। पायलट प्रोजेक्ट उदयपुर, अजमेर और जयपुर, और ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर ये वाटिकाएं संचालित की जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील तो है, बिल्कुल है, साथ ही जादूगर भी है, जादूगर भी है। तो इन्होंने क्या किया है? राइट टू साइट विजन को उद्देश्य बनाया और इन्होंने एक पॉलिसी जारी की। क्या? अंधता नियंत्रण पॉलिसी। कौन सी? अंधता नियंत्रण पॉलिसी। और इंटरेस्टिंग बात देखो, अंधता नियंत्रण पॉलिसी जारी करने वाला पूरे देश में जो पहला राज्य है वो कौन सा है? वो अपना राजस्थान है। ठीक है ना, पूरे देश में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य अपना प्यारा राजस्थान। और मुख्यमंत्री साहब ने इस संबंध में पॉलिसी जारी की है। अब बात करेंगे हम राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व की। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व, देखो कंजर्वेशन रिजर्व कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान एग्जाम की सबसे बड़ी एग्जाम कौन सी है? आरएस वाली एग्जाम होगी सबसे बड़ी एग्जाम, तो वही एग्जाम है ना, उससे बड़ी तो कोई एग्जाम है नहीं। तो उसमें प्रश्न आया था कंजर्वेशन रिजर्व से। बाकी पिछले 10 एग्जाम देखो, 10 में से 7-8 में आया होगा। उस राजस्थान की सबसे हॉट एग्जाम कौन सी है? तो वो रीट की एग्जाम है। तो सबसे बड़ी में आया तो हॉट में भी आएगा, ये मान के चलो। तो आपको कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है ये जरूर पता होना चाहिए। कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है? तो हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व से। बीसलपुर कहां पे है? यह टोंक में। कहां है? बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है, ये टोंक में है। ये आपको याद है, इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। ये अपना टोंक जिला, यहाँ पे बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है। एक बात और बता दूं, जो वर्तमान में वैसे कंजर्वेशन रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। पहले 15 थे, फिर रणखार के साथ 16 हो गए, फिर 4 और बढ़ गए, वर्तमान में 20 हो गए। अभी एग्जाम तक हो सकता है 1-2 और बढ़ जाए, लेकिन हमें इनसे अपडेट रहना है। तो बीसलपुर टोंक में हो गया। फिर जोहड़बीड़ गाड़ावाला संरक्षित क्षेत्र कहां पे? जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ कहां है? तो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। तो जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर में हो गया। उसके बाद में सुंदा माता, सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, ये जालोर और सिरोही दोनों में पड़ता है। मुख्यतः तो ये जालोर में है, लेकिन कुछ हिस्सा सिरोही में भी है। तो ये अपने जालोर और सिरोही जिले के क्षेत्र में अंदर सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है ना। अगला बात करते हैं गुड़ा विश्नोई क्षेत्र। तो गुड़ा विश्नोई कहां पे है? तो गुड़ा विश्नोई है जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में। ये अपना प्यारा जोधपुर। और यहां पे जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन सा है? वो है गुड़ा विश्नोई। कौन सा है? जो गुड़ा विश्नोई। उसके बाद में साकंबरी संरक्षित क्षेत्र कहां पे? साकंबरी। तो साकंबरी हमको पता है सीकर और झुंझुनू वाले क्षेत्र में साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व है। झुंझुनू की एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंजर्वेशन रिजर्व के मामले में। सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे? ये अपने झुंझुनू में ही है। कहां पे है? सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व है झुंझुनू में। देखो जो हमारी जो स्लाइड है इसमें 7 कंजर्वेशन रिजर्व दे रखे हैं, और इसमें से 2 है ना वो झुंझुनू के हैं। उसके बाद में गोगेलाव, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र कहां पे है? तो गोगेलाव है अपना नागौर जिले के अंदर। कहां पे है? गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र नागौर में है। शायद यही आरएस में आया था। और बीड़ संरक्षित क्षेत्र ये कहां पे है? तो बीड़ है ये अपना झुंझुनू में है। बीड़ कहां पे? झुंझुनू में। एक बार फिर से देखते हैं, बीसलपुर कहां पे है? टोंक में हो गया। जोहड़बीड़ बीकानेर, सुंदा माता जालोर और सिरोही, लेकिन जालोर याद रखो। फिर गुड़ा विश्नोई ये जोधपुर में। उसके बाद साकंबरी सीकर और झुंझुनू में। गोगेलाव, गोगेलाव थोड़ा अलग है। तो राजस्थान तालाब कहाँ होता है? बीच में होता है ना। तो राजस्थान के बीच में कौन सा है? तो ये नागौर ही है। तो यहाँ पे गोगेलाव है। कौन सा है? गोगेलाव। गोगेलाव तालाब संरक्षित क्षेत्र ये नागौर जिले में है। फिर बीड़, बीड़ कहाँ पे? बीड़ है झुंझुनू में। तो इस प्रकार ये 7 हमने याद कर लिए, और आप एक बार इनको पोज करके और याद कर लेना। आगे चलते हैं 8वें नंबर का रोटू। रोटू संरक्षित क्षेत्र कहां पे? तो रोटू संरक्षित क्षेत्र है वो अपने नागौर में। कहां पे? नागौर में। कौन सा है? रोटू। और रोटू की एक इंटरेस्टिंग बात है,
ये जितने भी संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व है, इसमें सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है? रोटू वाला सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। बाद में उमेदगंज पक्षी विहार, उमेदगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? ये कोटा में। तो कोटा में कौन सा है? उमेदगंज पक्षी विहार कहाँ पे? ये अपने कोटा में है। फिर जवाई बांध लेपर्ड, तो ये हमें पता है पाली, जवाई बांध कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली पाली में है, तो ये कंजर्वेशन रिजर्व भी पाली में होगा, तो ये जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व पाली जिले में हो गया। यहाँ पे कौन सा है? जवाई बांध वाला हो गया। उसके बाद बंसियाल खेतड़ी, मैं खेतड़ी की झुंझुनू की बात कर रहा था ना, झुंझुनू में कितने हैं? ये देखो झुंझुनू का तीसरा आ गया, कौन सा है? बंसियाल खेतड़ी। तो बंसियाल खेतड़ी में हमें खेतड़ी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये झुंझुनू जिले का है। तो कौन सा है? तो बंसियाल खेतड़ी है, वो कहाँ पे है? वो झुंझुनू में है। उसके बाद में बंसियाल खेतड़ी नंबर 2, यानी बंसियाल खेतड़ी नाम से ही 2 है, तो एक बंसियाल खेतड़ी एक बंसियाल खेतड़ी नंबर 2। उसके बाद जवाई बांध लेपर्ड, तो जवाई बांध पहले देख चुके पाली के अंदर था, इसका जवाई बांध लेपर्ड नंबर 2, ये भी इसी नाम से 2 कंजर्वेशन रिजर्व है। फिर मनसा माता, मनसा माता भी कहाँ पे? झुंझुनू में। मनसा माता कहाँ पे? मनसा माता भी झुंझुनू में। और फिर शाहाबाद संरक्षित क्षेत्र, शाहाबाद कहाँ पे? तो ये अपने जो 12 जिला है ना, कौन सा जिला? 12 जिला। ये देखो राजस्थान से एकदम बाहर की तरफ ही है, इसलिए इसको 12 जिला कह सकते हैं। और ये 12 जिला है ना। यहां पे शाहाबाद संरक्षित क्षेत्र है, कौन सा है? यहां पे है शाहाबाद। और इसकी विशेषता क्या है? जो शाहाबाद संरक्षित क्षेत्र है ना, ये सबसे बड़ा है। कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? ये याद रखना। सबसे छोटा कौन सा है? जो रोटू, यानी छोटा बच्चा होता है वही तो रोता है ना, तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हो। जो रोटू है वो नागौर में है और वो सबसे छोटा है, और शाहाबाद यानी शाहाबाद है वो सबसे बड़ा है। ठीक है ना। ये कहां पड़ता है शाहाबाद? ये 12 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। रणखार संरक्षित क्षेत्र, रणखार कहां पे है? तो ये 16 नंबर का बना था, काफी इंटरेस्टिंग भी है, तो इसलिए इसको याद रखना है। ये अपने जालोर जिले में, कौन से जिले में है? ये अपने जालोर जिले में। कौन सा? रणखार। रणखार कहां पे है? रणखार है जालोर जिले में। उसके बाद में शाहाबाद तलहटी क्षेत्र, शाहाबाद तलहटी क्षेत्र ये 12 में। तो 12 में दूसरा आ गया ना, शाहाबाद तलहटी है ये। और ये कहां पे? ये 12 जिले में। फिर बीड़ घास फुलिया खुर्द, क्या नाम है? बीड़ घास फुलिया खुर्द। बीड़ घास फुलिया खुर्द कहां पे है? तो बीड़ घास फुलिया खुर्द है अपने भीलवाड़ा में। कहां पे बीड़ घास फुलिया खुर्द? ये है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में जो कंजर्वेशन रिजर्व बना है, ये 16, 17, 18, 19 और 20, ये 5 नए हैं, इनको कंठस्थ कर लेना है। तो बीड़ घास फुलिया खुर्द ये अपने भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में। बाद में वाघ दर्रा, क्या है? वाघ दर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र। तो वाघ दर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र कहां पे है? तो ये अपने उदयपुर जिले में। वाघ दर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र कहां पे है? ये अपने उदयपुर में है। कहां पे है? वाघ दर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र अपने उदयपुर में है। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? ये है वाड़ा खेड़ा। वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र है, और वाड़ा खेड़ा कहां पे है? सिरोही जिले में है। वाड़ा खेड़ा कहां पे? अपने सिरोही जिले में है वाड़ा खेड़ा। वाड़ा खेड़ा सिरोही जिले में। इस प्रकार ये हमने कंजर्वेशन रिजर्व, जो 20 कंजर्वेशन रिजर्व अब तक बने हैं, उन सबको हमने देख लिया है। और एक बार आपने पॉज करके देख लेना है, जो लेटेस्ट बने एक बार फिर से देखते हैं। रणखार जालोर में, शाहाबाद तलहटी 12 में, बीड़ भीलवाड़ा में, वाघ दर्रा उदयपुर में। बीड़ वाला झुंझुनू से बीड़ कंफ्यूज मत करना, बीड़ घास फुलिया खुर्द है। कौन सा है? इसे फुलिया खुर्द से याद रखो, फुलिया खुर्द ये भीलवाड़ा में है। फिर बाघ का दर्रा कहां पे? तो बाघ का दर्रा है उदयपुर में। और फिर बड़ा खेड़ा कहां पे है? ये सिरोही जिले में। तो इस प्रकार हमने पहला मंत्र कंप्लीट कर लिया है, और जय बजरंग बली के नाम से आज के मंत्र को यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम नए मंत्र के साथ आएंगे। तब तक लगातार पढ़ते रहो। थैंक यू।